गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ एजे के साथ। दोस्तों आशा करते हैं आप स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छी खासी चल रही होगी। दोस्तों आज आपके लिए हम लेकर हाजिर हैं इसके आज के इस वीडियो में आपके इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक्स या कहें तो आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर एक ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन सा? सेक्शन बी और सेक्शन सी, जहां से आपके 40 नंबर पक्के हो जाते हैं। उन 40 नंबर को हम देखेंगे, क्योंकि सेक्शन ए में अनसिन पैसेज आता है, तो अनसिन पैसेज को हम नहीं करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी, जिसमें आपको देखने को मिलेगा सेक्शन बी में एक आपको मिलेगा आर्टिकल, फिर आपको लेटर हम बताएंगे, फिर उसके बाद सेक्शन सी में सारे ग्रामर पोर्शन आते हैं, जैसे सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और रीअरेंजमेंट, होमोफोन्स, बहुत सारे टॉपिक। तो इन सारी बातों को आज के हम एक ही वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हम आपको कल अपलोड कर देंगे, वो आपको कल मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। आइए ज़्यादा देर न करते शुरू करते आज के अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नया है तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो का आपका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जरूर पहुंच जाए। चलिए ज़्यादा देर न करते शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, सेक्शन बी में जो सबसे पहले हम चर्चा करने वाले हैं, वो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आर्टिकल का। वो 3 आर्टिकल जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने अपने ग्रामर पोर्शन अपने चैनल पे ऑलरेडी कर दिया है, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल को देखेंगे। सबसे पहला जो आर्टिकल होगा, रोल ऑफ मदर इन फैमिली। कौन सा आर्टिकल हम देखेंगे दोस्तों? रोल ऑफ मदर इन फैमिली, यानी हमारे परिवार में माता की क्या भूमिका होती है या माँ की क्या भूमिका होती है, इस पर आर्टिकल को हम देखेंगे। ये आर्टिकल दोस्तों आपके क्वेश्चन बैंक से आप मिला लीजिएगा, उसके हिसाब से बहुत इजी वर्डिंग में है, जिससे आपको एक बार याद हो जाएगा। जैसे एक बार 2 बार पढ़ेंगे, उसके बाद आपको ये भूल ही नहीं सकता। उसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ेंगे आर्टिकल? यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र के विकास में जो नवयुवक होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है, ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तीसरा जो हमारा आर्टिकल होगा, राइजिंग प्राइस एज द बर्निंग प्रॉब्लम, यानी किसी भी वस्तु के बढ़ते हुए दाम एक क्या हो गई है, आजकल की प्रमुख समस्या हो गई है। राइजिंग प्राइस यानी बढ़ते हुए दाम एज द बर्निंग प्रॉब्लम, एक प्रमुख समस्या के रूप में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है क्या है? रोल ऑफ मदर इन फैमिली। इसके पर आर्टिकल को हम चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, 1-2 बार बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, पहला हमारा आर्टिकल क्या है? रोल ऑफ मदर इन फैमिली, परिवार में माँ की भूमिका क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। वुमन इज गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑन अर्थ, यानी वुमेन मीन्स औरत, इसमें से गॉड्स मोस्ट ब्यूटीफुल, भगवान की सबसे सुंदर, क्रिएशन मीन्स रचना, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, यानी औरत भगवान की पृथ्वी पर सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है या सबसे सुंदर रचना है। इन शॉर्ट, यदि संक्षेप में कहें, एवरीथिंग, सब कुछ, गुड इन द वर्ल्ड कम्स फ्रॉम द वुमेन, यानी हम शॉर्ट में कहें या संक्षेप में कहें तो एवरीथिंग गुड्स, सभी अच्छी चीज़ें, इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में, कम्स मिस आती हैं, फ्रॉम वुमेन मिस औरतों से, यानी इस संसार में जो भी अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है वो सभी की सभी औरतों से आती हैं या औरतों से उनकी शुरुआत होती है। और क्या लिखा है? वुमन प्ले ऑलमोस्ट एवरी रोल विथ परफेक्शन, यानी जो औरतें होती हैं वो अपने सभी किरदार को बड़े पूर्ण तरीके से या बड़े अच्छे तरीके से निभाती हैं। औरतें या महिलाएं अपने जो दायित्व है या अपने कार्य को बड़े अच्छे तरीके से निभाती हैं। इन विच मीन्स, जिसमें मदर रोल इज यूनिक, जिसमें माँ का रोल विशिष्ट या प्रमुख है, जिसमें माँ का रोल प्रमुख है। कहने का मतलब, यानी इस संसार में महिलाएं भगवान के बनाए गए सबसे सुंदर रचना है। संसार की सभी अच्छी वस्तुएं महिलाओं की तरफ से आती हैं या महिलाओं से आती हैं, ठीक है। महिलाएं अपने सभी किरदार को
एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक ठीक है, और एक मौसी के रूप में, एक बुआ के रूप में, सभी किरदारों के रूप में अपने आप को अच्छे से उसको पूर्ण करती हैं, और जिसमें माँ की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए आगे और क्या है देखते हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्तों, ठीक है। मदर इज यूनिक इन दिस वर्ल्ड, माता या माँ इस संसार में क्या है, यूनिक है या महत्वपूर्ण है, अलग है या विशिष्ट है। इन लाइफ एवरीवन, सभी के जीवन में, यानी माँ सभी के जीवन, इस संसार में सभी के जीवन में माँ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। एज ए लिविंग गॉडेस, एक जीवन दायिनी के रूप में, यानी इस संसार में जो भी व्यक्ति जीवित हैं उनके लिए माँ एक जीवन दायिनी के रूप में क्या है, सबसे बहुत महत्वपूर्ण है। फिर से समझिए, इस संसार में सभी जीवित व्यक्तियों के लिए माँ एक जीवन दायिनी के देवी के रूप में है, ठीक है। अब आगे क्या है दोस्तों, देखिए अब क्या है, कहाँ तक था, हाँ, लिविंग एड गॉडेस हुम इज, जो कि ऑलवेज टेक ऑल द पेन्स ऑफ दियर चाइल्ड, यानी जो अपने बच्चों के सारे दर्द को क्या करती है, ले लेती है। एंड गिव्स लव एंड केयर, और जो उन्हें प्रेम और देखभाल देती है। यानी माता अपने बच्चों की सारे दुखों को लेकर उन्हें क्या करती है, उनकी देखभाल करती है और उन्हें प्रेम या स्नेह करती है। अब देखिए क्या है, सी इज़ वन हु स्पेंड हर स्लीप, जो क्या करती है, अपने नींद को त्याग देती है, बिना नींद के, नाइट मीन्स रातों को, जो अपनी रातों को बिना सोए क्या करती है, गुजार देती है, जो अपनी रातों को बिना सोए गुजार देती है। ड्यूरिंग आवर सिकनेस, हमारी बीमारी में, एंड अदर बैड डेज, हमारे बुरे दिनों में, यानी माँ हमारे बीमारी में तथा हमारी बुरे दिनों में बिना सोए रातों को गुजार देती है। सी इज़ फर्स्ट टीचर, वह पहली अध्यापक है या वो पहली ऐसी अध्यापक होती है हु टीचर्स, जो हमें बताती है एट एवरी स्टेप्स ऑफ लाइफ, जीवन के सभी चरण को। यानी माँ एक ऐसी अध्यापक होती है जो हमें जीवन के प्रत्येक चरण को बताती है। मदर मिस माँ टीचर्स, हमें पढ़ाती है। अच्छा, ऑलवेज बी डिसिप्लिन, मिस शिष्टाचार में रहना, बिहेव मिस व्यवहार करना, इन विल मैनर मिस अच्छे तरीके से, यानी माँ हमें अनुशासन में रहना तथा अच्छे व्यवहार करना सिखाती है। देखिए दोस्तों क्या है, विदाउट ए प्लेस ऑफ वर्शिप, बिना पूजा के स्थान के, इन द होम्स, घरों में, पीस कैन नॉट बी, शांति नहीं हो सकती। जिस प्रकार से बिना पूजा के स्थान पर घरों में शांति नहीं हो सकती, द सेम वे, उसी तरीके से, विदाउट मदर मीन्स बिना माँ के, होम डज नॉट सेम लाइक होम, यानी उसी तरह बिना माँ के कोई घर माँ की तरह या घर की तरह नहीं लगता। यानी जिस तरह से पूजा के स्थान के बिना कोई घर शांति नहीं पा सकता, ठीक उसी प्रकार से बिना माँ के कोई घर घर जैसा नहीं लगता। सी इज ओनली, वह एकमात्र पर्सन मिस व्यक्ति है, हु मेंटेन, जो बनाए रखती है, ऑल द सिस्टम, सभी नियमों को, एंड डिसिप्लिन मिस अनुशासन को, इन फैमिली मिस परिवार में। सी इज द ओनली पर्सन, वह एकमात्र ऐसी इंसान है हु मेंटेन, जो बनाए रखती है, ऑल द सिस्टम, सभी नियमों को, एंड डिसिप्लिन इन द फैमिली, सभी शिष्टाचार को या सभी व्यवहारों को परिवार में बनाए रखती है, या अनुशासन को परिवार में बनाए रखती है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था रोल ऑफ मदर इन माय फैमिली, या रोल ऑफ मदर इन फैमिली, यानी माँ का हमारे परिवार में क्या महत्व है, ये देखते हैं। इसको एक बार हम हिंदी में बता देते हैं आपको। यानी माँ भगवान की बनाई गई सबसे सुंदर रचनाओं में से एक है। ठीक है, यदि संक्षेप में कहें तो सारी अच्छी चीज़ें की शुरुआत महिलाओं से होती है। महिलाएं सभी प्रकार के दायित्वों को अच्छे से निर्वहन करती हैं, जिसमें माँ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, इस संसार में जो भी व्यक्ति जीवित हैं उनके लिए माँ एक जीवनदायिनी देवी के रूप में है। ठीक है, जो अपने बच्चों के दर्द को ले लेती है और उन्हें प्यार तथा स्नेह प्रदान करती है। ठीक है, वह बच्चों की बीमारियों में तथा बुरे दिनों में बिना सोए रातों को गुजार देती है। वह एक ऐसी टीचर है जो सबसे पहले हमें जीवन के पाठ को पढ़ाती है। माँ यानी कि हमें पढ़ाती है क्या, अनुशासन, मैनर या अच्छी तरीकों को हमें चीज़ों बातों को सिखाती है। जिस प्रकार से पूजा के बिना या पूजा के स्थान के बिना हमारे घरों में शांति नहीं हो सकती, ठीक उसी प्रकार से माँ के बिना कोई घर जैसा नहीं लगता। वह एक ऐसी एकमात्र व्यक्ति है कि जो हमारे
घर के नियमों तथा अनुशासन को परिवार में बनाए रखती है। ये था रोल ऑफ मदर इन फैमिली। आइए आप चलते हैं अब दूसरे आर्टिकल की तरफ। दोस्तों देखिए, आर्टिकल में हेडिंग डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। आप बिना हेडिंग के आर्टिकल में ऐसे लिख सकते हैं। आपको 150 वर्ड के अंदर अंदर लिखना होता है, और जो एकदम इजी मेथड से है, ठीक है। और दोस्तों आपसे ये कहना चाहेंगे, थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, तो आपसे उम्मीद है कि आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अपना एक लाइक जरूर देकर जाएंगे, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, क्या है, अब हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र के विकास में युवा। अब आइए इसको पढ़ते हैं। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 15 1947। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। यंग मैन हैड प्लेड ए ग्रेट पार्ट इन विनिंग फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत सारे नवयुवक एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति में बहुत सारे नवयुवक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाए हैं। नाउ मिस, अब स्टूडेंट्स हैव ए ड्यूटी, यह छात्रों का कर्तव्य है, टू अपलिफ्ट मीन्स ऊपर उठाना, द कंट्री आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद देश को। यानी अब यह छात्रों की कर्तव्य है कि वे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अपने देश को क्या करें, ऊपर उठाए। ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ टुडे, आज के छात्र, आर्मीज हैं, द सिटीजन ऑफ टुमारो, कल के अच्छे नागरिक। आज के विद्यार्थी कल के क्या बनेंगे, एक अच्छे नागरिक बनेंगे। दे विल बी फ्यूचर, वे क्या होंगे, भविष्य के जज होंगे, वर्कर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक सेवा में, जो IAS PCS आज से कहे तो सरकारी जॉब में, लेजिस्लेटिव या तो हमारे नेता होंगे। टू बिकम परफेक्ट सिटीजन, एक संपूर्ण या परफेक्ट नागरिक बनने के लिए स्टूडेंट्स शुड स्टडी हार्ड एंड सिंसियरली, एक अच्छा नागरिक बनने के लिए विद्यार्थियों को शुड मिस चाहिए, स्टडी मिस अध्ययन करना, हार्ड मिस कठिन, एंड सिंसियरली मिस सावधानी से। ठीक है। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम तथा मेहनत करना चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम, उन्हें अपने समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। इन पॉलिटिक्स में, राजनीति में, यानी विद्यार्थियों को अपने जीवन को या अपने समय को राजनीति में बर्बाद नहीं करना चाहिए। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लाइफ, जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। अनुशासन जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है। अब आइए दूसरा क्या है, गुड हेल्थ, अच्छा स्वास्थ्य, इज आल्सो वेरी नेसेसरी, अच्छा स्वास्थ्य क्या है, बहुत जरूरी है। टू स्टूडेंट मीन्स विद्यार्थी के लिए, यानी अच्छा स्वास्थ्य विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट शुड बी हेल्दी, विद्यार्थियों को अवश्य स्वस्थ रहना चाहिए। इन माइंड एंड बॉडी, यानी विद्यार्थियों को मस्तिष्क तथा शरीर से स्वस्थ रहना चाहिए। विदाउट गुड हेल्थ, बिना अच्छे स्वास्थ्य के, आवर फ्यूचर सिटीजन, हमारे भविष्य के जो नागरिक हैं, विल बी बिकम वीक, वे कमज़ोर पड़ जाएंगे। यानी जब तक वे स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारे देश का जो भविष्य है या हमारे देश के जो होने वाले अच्छे नागरिक हैं वो क्या होंगे, कमज़ोर पड़ जाएंगे। द कंट्री, इसके बाद देश, दे कैन नॉट प्रोग्रेस, देश विकास नहीं कर सकता। यदि हमारे देश के नागरिक ही बीमार पड़ेंगे तो हमारे देश वो पूरी तरीके से विकास नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। आगे क्या देखिए दोस्तों, बाय डूइंग सोशल सर्विस, यानी सामाजिक सेवा यानी सामाजिक सेवा करके स्टूडेंट में कम इन द कंटेक्ट विद द कॉमन मैन, यानी समाज की या सामाजिक व्यक्तियों की सेवा करके विद्यार्थी समान व्यक्तियों से क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है। अब क्या आगे क्या है, दे विल नो देयर प्रॉब्लम, वे यानी विद्यार्थी, दे का मतलब विद्यार्थी से लिया जा रहा है। दे विल नो देयर प्रॉब्लम, वे उनकी समस्या को जान सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए स्टूडेंट मस्ट हैव फाइंड द टाइम फॉर सोशल सर्विस, इसलिए विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए। आफ्टर स्टडी मीन्स पढ़ाई के अलावा। ठीक है। हावर्स, यानी घंटों पढ़ाई के अलावा विद्यार्थियों को समाज सेवा के लिए थोड़ा समय जरूर निकालना चाहिए। द स्टूडेंट्स मीन्स विद्यार्थी शुड गो देयर नियर बाय विलेज, इसलिए विद्यार्थियों को अपने आसपास के गांव में जाना चाहिए। दे कैन टीच देम डिसिप्लिन, वे उन्हें अच्छे अनुशासन सिखा सकते हैं।
दे कैन एक्सप्लेन देम, वो वर्णन कर सकते हैं, दे उन्हें मीन्स बुराइयों का, दे मीन्स उन्हें, इविल मीन्स बुराइयों का, ऑफ द सोसाइटी में समाज के। फिर से समझिए, दे कैन एक्सप्लेन, वे वर्णन कर सकते हैं, कौन, विद्यार्थी, दे मीन्स उन्हें मीन्स गांव वालों को, इविल मीन्स बुराइयों का, ऑफ द सोसाइटी में समाज के, यानी वे विद्यार्थी गांव वालों को समाज की बुराइयों के बारे में बता सकते हैं या उन्हें समाज की बुराइयों के बारे में जागरूक कर सकते हैं। आगे क्या दोस्तों, आफ्टर फ्रीडम, स्वतंत्रता के बाद, द स्टूडेंट हैव सो मेनी ड्यूटीज टू डू, विद्यार्थियों के बहुत सारे कर्तव्य करने के लिए हैं। आफ्टर फ्रीडम में स्वतंत्रता के बाद विद्यार्थियों को बहुत सारे कर्तव्य करना है। द फ्यूचर ऑफ द आवर कंट्री, हमारे देश का भविष्य, विल बी द सेफ इन द राइट हैंड ऑफ द स्टूडेंट, तब जाके हमारे देश का भविष्य सही छात्रों के हाथों में होगा। सो में इसलिए दे टू शुड बी ड्यूटीफुल, ठीक है, एंड डिसिप्लिन, सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग, इसलिए उन्हें, ठीक है, अनुशासित, सजग तथा कठिन परिश्रम करना होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था दोस्तों यंग यूथ इन नेशनल डेवलपमेंट, यानी राष्ट्र की विकास में युवकों का यानी नवयुवकों का भूमिका। ये था हमारा दूसरा। अब आइए चलते हैं अपने तीसरे आर्टिकल की तरफ। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है, उस तीसरे आर्टिकल का नाम क्या है, राइजिंग प्राइस मीन्स बढ़ते हुए दाम। ठीक है, इस आर्टिकल को हम देखेंगे दोस्तों, इजी वर्ड में है, एक एक वर्ड मीनिंग को, एक एक लाइन को समझते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं आर्टिकल को। आइए दोस्तों चलते हैं अपने आर्टिकल की तरफ। क्या है, राइजिंग प्राइसेस, बढ़ते हुए दाम इस बिकमिंग हो रहे हैं एन एक्यूट प्रॉब्लम दिस डे, इन दिनों, यानी बढ़ते हुए दाम इन दिनों तीव्र समस्या का कारण बन रहे हैं, या कहे तो बढ़ते हुए दाम इस समय समस्याओं को उत्पन्न करने का कारण बन रहे हैं। वन हैज़ टू लिव हैंड टू माउथ, हाथ, क्या मतलब है, वन हैज़ टू लिव, जिसे जीवित रहने के लिए, फ्रॉम हैंड टू माउथ मीन्स हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मतलब क्या करना, छटपटाना, अपने जीवन को बिताने के लिए उन्हें क्या करना पड़ रहा है, हाथ पैर मारना पड़ रहा है। इट हैज़ फोर्स पीपुल टू लिव ए मिजरेबल लाइफ, यह लोगों को दयनीय स्थिति में या दयनीय जीवन बिताने के लिए मजबूर कर रहा है। नेसेसिटी मीन्स आवश्यक, आर बीइंग सोल्ड ए ग्रेट प्राइस, यानी आवश्यकता की वस्तुएं ऊंचे दामों पर बेची जा रही हैं। द हार्डेस्ट हिट इज द कॉमन मैन, जो कि एक आम आदमी पर तीखा प्रहार है। ड्यू टू प्राइस राइज, बढ़े हुए दामों के कारण, द परचेस ऑफ द एसेंशियल थिंग्स, आवश्यकता वस्तु की खरीद, या कहे तो बढ़े हुए दामों के कारण आवश्यक वस्तुओं को खरीदना, जैसे पल्सेस में दाल, चावल, शुगर, मेडिसिन में दवाइयाँ, एटसेट्रा, ये सारी बहुत चीज़ें, यानी कहे तो इज़ बियॉन्ड द रीच ऑफ द वंस पॉकेट, यानी कहे तो बढ़ती हुई महंगाइयों के कारण आवश्यकता की, यानी जो बेसिक आवश्यकता है, जैसे दाल, चावल, चीनी, दवाइयाँ, ये सब आम इंसान के जेबों से दूर होती जा रही है। बियॉन्ड द रीच ऑफ वंस पॉकेट, यानी आम आदमी के लोगों से, या किसे कहे तो लोगों की जेब से दूर होती जा रही हैं। और क्या है आगे, नॉट ओनली दिस, केवल यही नहीं, देखिए महंगाई कैसे कैसे बढ़ रही है। गैस प्राइसेस, गैसों के दाम बढ़ना, क्रूड ऑयल प्राइसेस, कच्चे तेलों के दामों बढ़ना, डीजल और पेट्रोल प्राइस, यानी डीजल और पेट्रोल के दामों बढ़ना, और राइजिंग मीन्स बढ़ रहे हैं, हाई डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, यानी यही नहीं, गैसों के दाम, कच्चे तेलों के दाम, डीजल तथा पेट्रोल के दाम दिन प्रतिदिन लगातार क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। वन ऑफ मेन कॉजेज रिगार्डिंग राइजिंग प्राइसेस इज द पॉपुलेशन, यानी वन ऑफ द मेन कॉज, इसका सबसे बड़ा कारण है रिगार्डिंग में, संदर्भ में, राइजिंग प्राइसेस में दामों का बढ़ना है, यानी दामों के बढ़ने के पीछे यह एक मेन कारण है, द पॉपुलेशन ग्रोथ में, जनसंख्या वृद्धि, यानी क्योंकि देखिए हमारे पास रिसोर्सेस कम है, किसी चीज़ को खाने वाले एक हैं, देखिए मतलब कोई चीज़ हमारा एक है लेकिन उसको खाने वाले कितने हैं, 10 लोग हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है उस चीज़ का क्राइसिस होगा ही। ठीक है, तो आगे क्या है, वी हैव ओवर 140 मिलियंस लिविंग इन इंडिया, भारत में लगभग 140 करोड़ से ज़्यादा लोग निवास करते हैं। हेंस मीन्स, इसके पश्चात
देयर इज हायर डिमांड, यहाँ सबसे ज़्यादा मांग होती है। अ प्रोडक्ट मीन्स वस्तुओं का, इसलिए यहाँ वस्तुओं का सबसे ज़्यादा मांग होता है। पुअर मीन्स गरीब, पीपुल मीन्स जनता, कैन हैव द लिमिटेड अमाउंट ऑफ द कमोडिटी ऑफ द नेसेसिटी, इसलिए गरीब लोगों के पास एक सीमित मात्रा में रोज की वस्तुएं होती हैं। इसलिए जो गरीब लोग होते हैं उनके पास रोजमर्रा की वस्तुएं क्या होती है, एक बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है। ए सिंगल सैलरी हैंड, एकमात्र वेतन वाला व्यक्ति इज नॉट इनफ मीन्स पर्याप्त नहीं है, टू रन ए हाउस होल्ड मीन्स पूरे परिवार को चलाने में। ठीक है। एकमात्र सैलरी पाने वाला व्यक्ति एक परिवार को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। पुअर पीपुल, गरीब व्यक्ति, और नॉट इवन एबल टू बाय डेली फूड, यहाँ तक कि कुछ ऐसे गरीब व्यक्ति हैं कि जो अपने प्रतिदिन की भोजन तक भी नहीं खरीद पाते। ठीक है। देख रहे हैं आप हमारे महंगाई का क्या असर पड़ रहा है। यानी कुछ ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी तरह से तो अपने एक वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाते हैं। देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द पुअर, जो गरीब व्यक्तियों के लिए अति वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। सो मिस, इसलिए द गवर्नमेंट में सरकार को शुड में चाहिए टेक द सुटेबल एक्शन, एक उचित क्या करना, प्रतिक्रिया करना, इन दिस डायरेक्शन मीन्स इस दिशा में, इसलिए सरकार को इस दिशा में उचित प्रयास करने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था 3 आर्टिकल, हमारा समाप्त होता है। जैसे पहला क्या था, हमारी माँ की भूमिका क्या है और हमारे देश के विकास में हमारी यूथ का क्या महत्व है, और बढ़ती हुई प्रॉब्लम किस प्रकार से समस्या का कारण बन रही है। हमने ये 3 आर्टिकल पढ़ा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे एक हमारा विनम्र निवेदन है कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आपको इसमें मैं 40 नंबर करवाने वाला हूँ। एक ही वीडियो में आपका 40 नंबर पूरा तरीके से पक्का हो जाएगा। ठीक है। और आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया है वो मैं, और जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं आप कल परसों तक मैं आपके चैनल पे अपने अपलोड कर दूंगा। चलिए अब आइए चलते हैं। आप ये देखिए जो आर्टिकल था दोस्तों, ये लगभग आपका 10 नंबर का आता है। ठीक है। अब आइए चलते हैं लेटर की तरफ। लेटर भी आपका कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। तो 10-10-20 नंबर हमारा ऐसे ही तैयार हो गया। आइए चलते हैं लेटर। 2 लेटर हम इसमें आप देखेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, वो जो 2 लेटर हम आपको बता रहे हैं कि जो इंपॉर्टेंट हम वो डिस्कस करने वाले हैं वो कौन कौन से हैं। राइट ए लेटर टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अपने जिला अधिकारी को एक शिकायत पत्र लिखिए। अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन, लगातार हो रही कटौती की। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली के, यानी अपने जिला अधिकारी को बिजली की लगातार हो रही कटौती के संदर्भ में पत्र लिखिए। योर लोकेलिटी मीन्स अपने क्षेत्र में, क्या, यानी अपने क्षेत्र में बिजली की लगातार हो रही कटौती पर के संदर्भ में आप अपने जिलाधिकारी को एक पत्र लिखिए। और दूसरा हम क्या लिखेंगे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। ऑफ योर कॉलेज में, अपने कॉलेज के, आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप मीन्स छात्रवृत्ति के लिए। टू एनेबल यू टू स्टडी फर्दर मीन्स आगे की पढ़ाई के लिए। आप अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिससे के कारण आप अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सके। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, पहला क्या है, राइट ए लेटर टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंप्लेन अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर लोकेलिटी, यानी आपके क्षेत्र में यदि बिजली की लगातार समस्या कटौती हो रही है तो उसके संबंध में आप जिला अधिकारी को पत्र कैसे लिखेंगे। तो आपका जो कॉपी की सबसे लेफ्ट कॉर्नर होता है उसमें सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, कोई एड्रेस डाल देंगे, अपने मन से कुछ भी डाल सकते हैं, या तो यही लिख दीजिएगा तुलसी विहार कॉलोनी, फिर एड्रेस डालेंगे प्रयागराज, फिर क्या लिखेंगे, डेट लिखेंगे। ठीक है। यहाँ डेट में कोई पार्टिकुलर मेंशन नहीं करेंगे आप। फिर उसके बाद लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। अब देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नौकर यदि क्या रहेगा, न्यूज़पेपर एडिटर रहेगा तो भी आप केवल यहाँ न्यूज़पेपर एडिटर कर दीजिएगा, बाकी मैटर सेम रहेगा। ठीक है। या तो समाचार पत्र संपादक को आ सकता है या तो जिलाधिकारी को आ सकता है। तो आप जिलाधिकारी को आया तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, नहीं तो न्यूज़ एडिटर को। फिर क्या लिखेंगे, प्रयागराज। ठीक है। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई, यानी बिजली आपूर्ति की शिकायत के संदर्भ में हम क्या करना चाहते हैं, एक पत्र लिख रहे हैं। ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे यहाँ से, फिर उसके बाद लिखेंगे डियर सर। डियर सर लिखने के बाद आप देखिए आगे कैसे आप लिखेंगे। देखिए आप क्या लिखेंगे दोस्तों, पहले लिखेंगे डियर सर, उसके बाद आप फिर यहाँ से एक लाइन छोड़कर या इसके बगल में यहाँ से लिखेंगे। ठीक है। या तो यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। अब क्या है, डियर सर, आदरणीय महोदय या सर। ठीक है। अब मैडम भी लिख सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यदि वहाँ का आपका
कोई मेल है तो सर लिखेंगे, यदि कोई मैम है या कोई फीमेल है तो आप वहाँ क्या करेंगे, मैम का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आई एम रेजिडेंस ऑफ, मैं निवासी हूँ आप तुलसी विहार कॉलोनी, तुलसी विहार कॉलोनी प्रयागराज का। मैं तुलसी विहार कॉलोनी प्रयागराज का क्या हूँ, निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू टू, मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। शो मीन्स दिखाने के लिए, द प्रॉब्लम अबाउट फ्रिक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में हो रही लगातार बिजली कटौती की समस्या को दिखाने के लिए। यानी मैं तुलसी विहार कॉलोनी प्रयागराज का निवासी हूँ, मैं ये लेटर हमारे क्षेत्र में या मैं यह पत्र हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या को दिखाने के लिए लिख रही हूँ। वी आर इन ए डिफ़िकल्ट, हम समस्याओं में हैं। सिचुएशन में, स्थिति में, हम बड़े विपरीत स्थिति में हैं या विशेष समस्या में हैं। चांसेस ऑफ एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीजिंग अ डार्कनेस, यानी अंधेरों में दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, इस कारण यानी लगातार हो रही कटौती के कारण छात्र अपना अध्ययन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट, ठीक है, मैं त्वरित मैं चाहता हूँ टू त्वरित एक्शन, यानी इस पर क्या किया जाए, संज्ञान में लिया जाए। टू पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एक्शन, यानी मैं चाहता हूँ कि या मैं चाहती हूँ कि इसे संज्ञान में लिया जाए, जिसके कारण पावर सप्लाई डिपार्टमेंट इससे कोई क्रिया कर सके। आई शैल बी eagerly वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, मैं इस बड़े उत्सुकतापूर्वक या बेसब्री से इस पर किए जाने वाले प्रारंभिक कार्रवाई की प्रतीक्षा करूंगा या करूंगी। फिर से देखिएगा एक बार पूरा ध्यान से। देखिए दोस्तों, आई एम रेजिडेंट ऑफ तुलसी विहार कॉलोनी प्रयागराज, मैं तुलसी विहार कॉलोनी प्रयागराज का निवासी हूँ। आई एम राइटिंग दिस लेटर यू टू सो द प्रॉब्लम ऑफ द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र में लगातार हो रही बिजली कटौती की समस्या को आपको दिखाने के लिए। वी आर इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, हम एक विपरीत परिस्थिति में हैं या कठिन परिस्थिति में हैं। चांस ऑफ द एक्सीडेंट ऑन द रोड इंक्रीज इन द डार्कनेस, यानी अंधेरों में दुर्घटना होने की समस्या बढ़ जाती है या मौका बढ़ जाती है। स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू स्टडी प्रॉपरली, और इस कारण से विद्यार्थी अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। आई वॉन्ट टू टेक प्रॉम्प्ट एक्शंस, मैं इस पर त्वरित एक्शन चाहता हूँ या त्वरित कार्रवाई चाहता हूँ। पावर सप्लाई डिपार्टमेंट को टेक एक्शन, जिसके कारण पावर सप्लाई डिपार्टमेंट इस पर कोई प्रतिक्रिया ले सके। आई शैल बी eagerly, मैं क्या करूँगा, बेसब्री से इंतजार करूँगा या करूँगी। वेटिंग फॉर द एक्शन टू बी टेकन, इस पर लिए गए कार्रवाई, इस पर किए गए कार्रवाई की, यानी इस पर किए गए कार्रवाई का मैं बेसब्री से इंतजार करूँगा। अब उसके बाद आप क्या लिखेंगे, योर फेथफुली, यहाँ नहीं होगा दोस्तों, योर फेथफुली को आप यहाँ लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में अपना नाम नहीं लिखना है, XYZ लिखेंगे। ठीक है, ये था हमारा पहला लेटर। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे लेटर स्कॉलरशिप के लिए, आप कैसे अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिखेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा हमारा लेटर क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर ए फ्री स्टूडेंटशिप टू इनेबल यू टू स्टडी फर्दर, यानी आप अपने कॉलेज के प्रधानाचार्य को अपने आगे की पढ़ाई जारी करने के लिए छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र कैसे आप लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू, उसके बाद लिखेंगे कि द प्रिंसिपल ABC कॉलेज प्रयागराज, कुछ भी आप अपने हिसाब से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई डेट डाल देंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंटशिप, स्टूडेंटशिप मतलब होता है छात्रवृत्ति। ठीक है, यानी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन। क्या लिखेंगे, डियर सर, यानी डियर सर आदरणीय महोदय, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज का विद्यार्थी हूँ। आई पास, मैंने उत्तीर्ण किया है 11 क्लास को फ्रॉम दिस कॉलेज लास्ट ईयर, यानी पिछली कक्षा मैंने इस स्कूल से 11th क्लास पास किया है। आई वॉन्ट टू कीप रेगुलर माई स्टडी इन दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में अपनी नियमित पढ़ाई को जारी रखना चाहता हूँ। बट माई फादर, लेकिन मेरे पिता लो इनकम, कम आय वाले हैं, यानी लेकिन मेरे पिता की आय कम है। डस नॉट अलाउ इट, जिससे कारण ये मुझे अनुमति नहीं दे रहे हैं, यानी मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ, परंतु मेरे पिता की आय कम होने के कारण वो मुझे अनुमति नहीं मिल पा रही है। आई वुड लाइक टू मेंशन, मैं यह भी बताना चाहता हूँ, दैट मीन्स कि आई एम गुड स्टूडेंट, मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ। आई ऑलवेज स्टूड फर्स्ट, मैं हमेशा प्रथम में आया हूँ। इन प्रीवियस क्लासेस में, पिछली कक्षाओं में।
यानी मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा विद्यार्थी हूँ और मैं पिछली कक्षा में प्रथम आया हूँ। आई एम ए गुड प्लेयर एज वेल एज कैप्टन ऑफ द क्रिकेट कॉलेज क्रिकेट टीम। मैं साथ ही साथ इस कॉलेज की क्रिकेट टीम का कैप्टन भी हूँ। ठीक है, मैं साथ ही साथ मैं एक अच्छा खिलाड़ी और साथ ही साथ इस स्कूल की क्रिकेट टीम का क्या हूँ, कैप्टन भी हूँ। काइंडली ग्रांट मी, कृपया मुझे प्रदान करें स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति सो मिस, ताकि दैट मीन्स कि आई मे कीप रेगुलर माई स्टडी, ताकि मैं अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकूं। आई होप, मैं आशा करता हूँ, नॉट ओनली, मैं केवल आशा ही नहीं करता हूँ, बट मीन्स लेकिन आई आल्सो इज इंश्योर, बल्कि यह निश्चित है, दैट मीन्स कि यू विल ग्रांट माई रिक्वेस्ट, कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे। मुझे यह उम्मीद ही नहीं बल्कि यह विश्वास है कि आप मेरी इस विनती को स्वीकार करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था दूसरा एप्लीकेशन। अब इस और योर ओबिडेंटली को, योर ओबिडेंटली मीन्स आपका आज्ञाकारी, अब इसको यहाँ लिखेंगे आप। योर ओबिडेंटली कहाँ लिखेंगे, देखिए योर ओबिडेंटली यहाँ जो एक्स वाई हम जेड लिखे ना, ये इसी के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अब सेक्शन सी पर। सेक्शन सी में अब टोटल, अब देखिए यानी सेक्शन बी में हमने क्या देखा, लेटर आर्टिकल और लेटर एप्लीकेशन, ये सब हम लोगों ने देखा, जहाँ से आपका 20 नंबर पक्का हो जाता है। अब आइए चलते हैं सेक्शन सी तरफ, जिसमें आपको केवल ग्रामर पोर्शन रहेगा। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब हम सेक्शन सी को देखते हैं, जहाँ से बाकी के बचे हुए 20 नंबर आपके यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जो सबसे पहला हम चीज़ लेकर आए हैं, सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होता है, किसी भी शब्द का समानार्थी, यानी एक जैसा अर्थ कोई दूसरा शब्द देगा, उसी को हम समानार्थी बोलेंगे। अब इसमें जो पहला है, द सिनोनिम ऑफ कंट्रोवर्सी। कंट्रोवर्सी को हिंदी में कहते हैं विवाद। क्या कहा जाता है, विवाद। अब इसका सिनोनिम्स हमें बताना है। ठीक है, देखिए फाइट का मतलब होता है दोस्तों लड़ाई, क्या होता है, लड़ाई करना। ठीक है, तो यहाँ ये होगा नहीं। ठीक है, एग्रीमेंट का मतलब होता है, एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति, क्या होता है, सहमति। अब डिस्प्यूट, डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, क्या होता है, विवाद। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है, विवाद। और कंट्रोवर्सी का भी मतलब क्या होता है, विवाद। ठीक है, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प, क्या होता है इसका मतलब, संकल्प। फिर से समझिए, इसमें पूछ रहा है कि कंट्रोवर्सी का सिनोनिम्स क्या होगा। कंट्रोवर्सी का मतलब होता है विवाद, और फाइट का मतलब हमने क्या बताया, लड़ाई। एग्रीमेंट का मतलब क्या बताया हमने, सहमति। और डिस्प्यूट का मतलब हमने क्या बताया, विवाद। यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट। और रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प। तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, डिस्प्यूट। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं आगे। अब हमें जो बताना है एंटोनिम। एंटोनिम्स क्या होता है कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्द ही क्या कहलाते हैं, एंटोनिम कहलाते हैं। तो हमें बताना है गेन का एंटोनिम क्या होगा। गेन का मतलब होता है पाना। ठीक है, गेन का मतलब क्या होता है, पाना। तो आप देखिए इसका जो आंसर होगा लूज। अब क्यों होगा ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ये नहीं कि हम बस यहाँ लिखें तो इसका आंसर हम आपको बता दें। इसका आंसर क्यों होगा, आइए देखते हैं। लूज का मतलब होता है खोना, क्या होता है लूज का मतलब, लूज का मतलब हो जाएगा खोना। ठीक है, और कंडक्ट का मतलब होता है लगाव, क्या होता है कंडक्ट का मतलब, लगाव। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है, गेन का मतलब क्या होता है, पाना। ठीक है, अब हमें पाने का विलोम बताना है, तो लूज का मतलब क्या होता है, खोना, तो पाना का उल्टा क्या होगा, खोना। अब कंडक्ट का मतलब क्या होता है, लगाव, तो लगाव तो होगा नहीं। ठीक है, उसके बाद डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोस्तों विनाश। डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, विनाश होता है, तो विनाश तो होगा नहीं क्योंकि हमें पूछा क्या, पाना। लीव, लीव का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, लीव का मतलब होता है छोड़ना, तो यहाँ पाना पूछा है, छोड़ना नहीं, तो छोड़ना अर्थ नहीं हो पाएगा इसका। पाना का अर्थ क्या हो गया, खोना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर बन गया लूज। ठीक है, लूज का मतलब खोना, कैन मिस पाना, लूज मिस खोना। देखिए दोस्तों, अब हमें बताना है इस फ्रेज का मतलब क्या होगा। ठीक है, पूछा है बोन ऑफ कंटेंट। बोन ऑफ कंटेंट का मतलब होता है झगड़े का जड़, क्या होता है, झगड़े, झगड़े का जड़। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा सोर्स मीन्स जरिया, ऑफ ए क्वेरल मीन्स झगड़ा, यानी जिसका सही अर्थ बनेगा क्या, झगड़े का जड़, यानी लड़ाई का जरिया। ठीक है, आइए चलते हैं आगे देखते हैं क्या है। अब इसमें हमें बताना है
विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम क्या कहेंगे। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जैसे बात होती है ना, विच कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता उसे हम क्या नाम से बुलाएंगे। देखिए, विजुअल का मतलब क्या होता है, दृश्य, जिसे देखा जा सके। ठीक है, इलिजिबल मीन्स क्या होता है, जो पठन योग्य होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इलिजिबल। ठीक है, फ्रिजल, और इसके बाद क्या लिखा है, इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब जिसे देखा ना जा सके, तो ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं और ये होगा नहीं। ठीक नहीं, हमारा राइट आंसर क्या होगा, इलिजिबल। और फ्रेजल तो होगा नहीं और इनविजिबल होगा नहीं। ठीक है, अब आइए चलते आगे, देखिए क्या कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, आगे का जो क्वेश्चन है उसमें हमारा पूछ रहा है, मिस्टर शुक्ला इज ए MLA ऑफ आवर असेंबली। अब इसमें कहा क्या है, विच वर्ड या पार्ट, यानी कौन सा ऐसा वर्ड या पार्ट है इन द सेंटेंस में, इस वाक्य में, इस एन एरर जिसमें त्रुटि है। यानी इस सेंटेंस में ऐसा कौन सा शब्द या वाक्य है जिसमें त्रुटि है। तो देखिए, इसमें हम जो बताते हैं, इसमें जो MLA है, इसको यदि हम आप लिखेंगे ना, तो MLA को आप कैसे लिखेंगे, MLA के पहला अक्षर क्या है, M, तो M को हम जो लिखेंगे ऐसे, ए आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ ये आर्टिकल गलत यूज हुआ है। ठीक है, यहाँ आर्टिकल क्या हुआ है, गलत यूज हुआ है। तो हम जैसा कि बताए थे, जो आर्टिकल ए से लेकर यानी अ से लेकर अह तक का अर्थ दे, वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। जो हमें क्या करे, क से लेकर ग तक का अर्थ दे, वहाँ ए का प्रयोग करते हैं। तो जब एम लिखेंगे तो एम में पहला देखिए अर्थ लेटर जो है, लेटर क्या है, ए है। तो ये क्या करेगा, अ से अह तक के बीच का अर्थ देगा, इसलिए इसमें क्या लगना चाहिए, एन लगना चाहिए। तो जो इसमें त्रुटि है वो ए है, लेकिन इसका जो आंसर सही होगा वो एन होगा। तो हमें त्रुटि बताना है, तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और इसका सही आंसर क्या होगा, मतलब होगा तो यहाँ लगना क्या चाहिए, इसमें त्रुटि पूछा ना कि इसमें क्या गलती है, तो गलती है ए, यानी यहाँ ए नहीं लिखना चाहिए। अब ए की जगह पर आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा एन। क्यों होगा, क्योंकि देखिए पहला लेटर क्या है, ए, तो ए है तो एन लगना चाहिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं आगे क्या कर। अब जो दूसरा है करा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट, यानी इनमें से दो दिया रहेगा, किसी एक वाक्य को आपको इनडायरेक्ट सेंटेंस में बदलना रहेगा। ठीक है, जैसे लिखा है, ही सेड, उसने कहा, गॉड रूल्स, यानी भगवान नियम बनाता है, एंड गवर्नमेंट में शासन करता है, ऑल थिंग्स में सभी चीज़ों पर। भगवान, उसने कहा कि भगवान नियम बनाता है तथा सभी वस्तुओं या चीज़ों पर शासन करता है। तो ये कहा गया है हमारे दोस्तों, ये कहावत है। जब कोई चीज़ कहावत होती है तो उसमें हम किसी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करते। तो ऐसे आप कैसे लिखेंगे, ही का ही हो गया, सेड का सेड हो गया, बस इसमें एकमात्र जो बदलाव होगा, इस इन्वर्टेड कामा को हटाकर आप दैट लगाएंगे। बाकी सारी चीज़ों को गॉड रूल्स एंड गवर्न्स ऑल द थिंग्स, यानी उसने कहा कि भगवान नियम बनाते तथा उन सभी चीज़ों पर राज करते हैं या उन चीज़ों पर शासन करते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है हमारा, देखिए देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हमें बनाना है इस सेंटेंस को, क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट डू यू डू स्टडी। ठीक है, अब इसको कैसे आप इनडायरेक्ट में बदलेंगे, तो ये है इंट्रोगेटिव का रूल। इंट्रोगेटिव का नियम जो पहला कहता है कि यदि आप इंट्रोगेटिव का प्रश्न है तो इसको सेड या सेड टू को आस्क्ड में बदल दीजिए। और दूसरा जो नियम कहता है कि डबल इन्वर्टेड कामा को हटाकर यहाँ इफ़ या वेदर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए ही का ही हो गया, सेड टू आस्क्ड में बदल गया, मी का मी हो गया। और यदि आप डबल इन्वर्टेड कामा को हटा रहे हैं तो वाक्य की शुरुआत उसी क्वेश्चन वर्ड से करिए जो सेंटेंस में आया रहता है, तो व्हाट का व्हाट हो गया। फिर अगला नियम कहता है, सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव लेकिन आपको बदलना है अफर्मेटिव में। ठीक है, तो अफर्मेटिव की शुरुआत ये होती है कि वाक्य की शुरुआत है सबसे पहले सब्जेक्ट से होता है। तो देखिए, यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, तो मी को हमें बदलना होगा सब्जेक्टिव केस में। ठीक है, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, ये देखिए, देखिए यू क्या है, देखिए ध्यान से देखिएगा, यू जो है ये है सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस। तो सेकेंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट में यहाँ मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अब ये जो डिड है ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो आई के साथ यहाँ एकमात्र जो सहायक क्रिया लगता है वो हैड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। कौन, क्यों,
क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में जा रहा है, तो जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। तो डू का डन हो गया, क्योंकि डू डिड डन, डन हो गया। अब स्टरडे लगा है, तो स्टरडे को जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो स्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे। तो क्या बन गया, ही आस्क्ड मी व्हाट आई हैड डन द प्रीवियस डे। ये आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनकर तैयार। अब देखिए आगे क्या करा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस एज डायरेक्टेड, यानी जैसा इसमें सेंटेंस यहाँ बॉक्स में लिखा गया उसी के अनुसार इस समय सेंटेंस को बदल के बताना है। क्या लिखा है, ही इज़ वेरी फैट, ही कैन नॉट रन फास्ट, वह क्या है, बहुत मोटा है, वह तेज दौड़ नहीं सकता। इसको हमें साधारण वाक्य में बदलना है। तो साधारण वाक्यों में बदलने के लिए जो नियम होता है वो टू से, ठीक है। एक इसके दो नियम होता है, इससे एडवर्ब के बाद एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको किससे बनाते हैं, तो ही का ही हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, इज मिस है। अब उसमें क्या पढ़े यूज करेंगे, एडवर्ब का प्रयोग करेंगे। फिर इसमें यहाँ जो एडजेक्टिव है वो है फैट, तो अब उसके बाद क्या रखेंगे, ही इज़ टू फैट। और उसके बाद क्या लिखेंगे, इन्फिनेटिव टू का प्रयोग करेंगे, उसके बाद रन कर लगा देंगे। क्या बन जाएगा हमारा, ही इज़ टू फैट टू रन, ठीक है। ये हमारा सिंपल सेंटेंस बनकर तैयार। अब देखते हैं आगे क्या है, सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी। इसको हम देखिए कैसे बनाएंगे, आल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि सी इज़ रिच, यद्यपि इस आल्दो लिखिए, उसके बाद पहले वाले सेंटेंस को रख दीजिए, सी इज़ रिच। फिर उसके बाद इस दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप क्या लगाएंगे, एट मीन्स फिर भी, यद्यपि सी इज़ रिच, यद्यपि वह धनी है, एट मीन्स फिर भी, सी इज़ नॉट हैप्पी, फिर भी वह क्या है, प्रसन्न नहीं है। चाहे तो आप यहाँ सी का प्रयोग नहीं करेंगे तो भी सही रहेगा। फिर से देखिए एक बार इसको क्या कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, सी इज़ रिच, सी इज़ नॉट हैप्पी, इसको हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदलना है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बदलने के लिए जो प्रयोग किया जाता है इसको इस तरह से करेंगे, ऑल्दो मिस होता है यद्यपि, ठीक है। फिर उसके बाद पहला वाला सेंटेंस रख दीजिए, फिर उसके बाद दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप एट का प्रयोग करिए। एट का मतलब होता है फिर भी, सी इज़ नॉट हैप्पी, सी का प्रयोग करेंगे तो भी सही है, नहीं करेंगे तो भी सही है, ठीक है। क्या, ऑल्दो मिस यद्यपि, सी इज़ रिच, वह धनी है, एट मीन्स फिर भी, सी इज़ नॉट हैप्पी, वह प्रसन्न नहीं है। यद्यपि वह धनी है फिर भी प्रसन्न नहीं है, ठीक है। ये क्या कर रहा है दोस्तों, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, जैसा ब्रैकेट में बताया गया है उस हिसाब से हमें सेंटेंस को क्या करना है, बदलना है। अब ये क्या लिखा है, हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सबसे अच्छी नीति है। अब ये कौन सा डिग्री है, ध्यान से देखिएगा, द लगा है ना, तो द तो होता है सुपरलेटिव में, और इसको हमें बदलना है किसमें, कंपैरेटिव में। किसमें बदलना है, कंपैरेटिव में। कंपैरेटिव में बदल, जब सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव में बदला जाता है तो एनी अदर रखता है, अगर यही पॉजिटिव में दिया होता तो नो अदर लगता, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ ही रहेगा, हॉनेस्टी का हॉनेस्टी, कहने का मतलब जो सुपरलेटिव डिग्री में सब्जेक्ट रहेगा वही सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में रहेगा। उसके बाद इस लग जाएगा। अब यहाँ देखिए बेस्ट लिखा है, तो बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, बेटर, ठीक है, बेटर। अब इसमें जो एक जो सहायक क्रिया लगता है, जो मतलब कहने का मतलब कंजक्शन, जो जोड़ने का काम करता है, देन हो गया। फिर उसके बाद ये जब कंपैरेटिव डिग्री में जाता है तो एनी अदर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये सिंपल में रहता तो नो अदर। जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट कंपैरेटिव डिग्री में भी वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा। अब बेस्ट है तो गुड बेटर बेस्ट होता है, तो बेस्ट का कंपैरेटिव क्या होगा, बेटर हो गया। उसके बाद देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जो हमें देन ये क्या बताएगा, कंपैरेटिव डिग्री को बताएगा। फिर उसके बाद जब ये कंपैरेटिव डिग्री में गया तो ये एनी अदर लग जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉलिसी, हॉनेस्टी इज द बेटर देन एनी अदर पॉलिसी, ये हमारा कंपैरेटिव डिग्री बनकर तैयार। अब आइए देखते हैं ये क्या लिखा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। इसमें पूछा है ओपन द विंडो, यानी ओपन द विंडो, स्विच ऑफ द फैन, सिट डाउन, गो आउट, गेट आउट, ये सब क्या है, ऑर्डर जैसे वाक्य हैं। क्या है, ऑर्डर जैसे। तो इनको बनाने का एक सिंपल सा तरीका है, क्या लिखेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है, यू आर, सॉरी यहाँ यू आर ऑर्डर्ड होगा, क्या होगा, यू आर ऑर्डर्ड, ORDERED, क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सब क्या कर रहा है, आदेश जैसे शब्द है ना, ओपन द विंडो,
क्लोज द डोर, सिट डाउन, गेट आउट, ये सब आदेश देने जैसा शब्द है, तो यहाँ रिक्वेस्टेड नहीं होगा। आप क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड की मीनिंग देख लीजिए फिर से, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है, यू आर ऑर्डर्ड लिखेंगे टू, उसके बाद जो बचे हुए सेंटेंस हैं टू लगाकर सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, ये आदेश देने जैसा शब्द है, तो इसलिए इसको क्या लिखेंगे, यू आर ऑर्डर्ड लगाएंगे, उसके बाद टू का प्रयोग करेंगे सारे वाक्य को, उसके बाद वैसा ही रख देंगे। ये हमारा एक्टिव से पैसिव बन गया। अब दोस्तों देखिए क्या करना है, करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, यानी दो ऐसे दिया रहेगा, आपको दो में से किसी एक वाक्य को सही करना रहेगा। जैसे अब इसमें हम देखते हैं पहले वाक्य को, कालिदास थे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, सबसे महानतम कवि, पोएट मीन्स कवि, आप मीन्स संस्कृत का, यानी कालिदास संस्कृत के सबसे महानतम कवि थे, ठीक है। तो थे का मतलब क्या होगा कि अब नहीं है क्या, तो अब मान लीजिए कालिदास नहीं है, लेकिन वो बाकी कवियों के बीच में महान तो है ना, अभी भी महान है, तो इसलिए यहाँ जो वाज का न लगकर यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। यही एकमात्र गलती है इसमें। बाकी नॉर्मल लोग देखते तो कहते क्या, अरे कालिदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ संस्कृत, ये तो सही है, तो इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। यानी कालिदास तो नहीं है, लेकिन उनकी रचनाएं या बाकी कवियों में वे अभी भी क्या है, प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं कि पहले प्रसिद्ध थे अब नहीं है, तो वो अभी भी प्रसिद्ध है, इसलिए वाज न लगाकर यहाँ क्या लगेगा, इज लगेगा, ठीक है। अब जो दूसरा है, ही इज मोस्ट परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है, जब वो परफेक्ट है तो उसमें मोस्ट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट ही अपने आप में पूरा होता है, तो इसमें मोस्ट को हटा देंगे, हो जाएगा ही इज़ परफेक्ट जेंटलमैन, ठीक है। ये हमारा बन के तैयार करेक्ट सेंटेंस, ठीक है। अब आइए दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट टॉपिक, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। तो अब हम पढ़ेंगे होमोफोन्स, यानी समान ध्वनि वाले शब्द, यानी ऐसे शब्द जो बोलने में या उच्चारण करने में तो एक जैसे होते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग, उनका अर्थ अलग अलग होता है, उन्हें हम होमोफोन्स कहते हैं। क्या, होमोफोन्स। अब यहाँ दो है, हम दोनों का मतलब आपको समझाते हैं। एक देखिए दोस्तों, ये जो डोज और डोज लिखा है, देखिए दोनों बोलने में एक जैसे हैं, तो ये जो डोज लिखा है, इस डोज का मतलब होता है खुराक, क्या होता है, खुराक। और ये जो एक डोज का मतलब होता है, ये डोज का मतलब होता है झपकी लेना, क्या करना, झपकी लेना, ठीक है। ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर से समझिए, दो प्रकार के हैं, दोनों में बोलने में एक जैसे, ठीक है, लेकिन मीनिंग और अर्थ में दोनों अलग अलग। डोज का मतलब होता है खुराक होता है, एक डोज का मतलब होता है झपकी लेना, ठीक है। अब जो है अगला लोन, लोन का मतलब होता है अकेलापन, लोन का मतलब क्या होता है, अकेलापन, क्या, अकेलापन, क्या होगा, अकेलापन। और एक लोन का मतलब होता है ऋण, क्या होता है, ऋण, ठीक। फिर से समझिए, लोन का मतलब होता है अकेलापन और एक लोन का मतलब होता है ऋण, ठीक है। इस तरह से हमारा होमोफोन्स भी लगभग हमने ग्रामर के सभी पार्ट को एक एक करके टच कर दिया, ठीक है। अब मेरी आपसे एक छोटी सी विनती है कि यदि आप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें, ठीक है। और बाकी आपके इंग्लिश में कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका तुरंत जवाब दूंगा, ठीक है। और मैं आपसे ये कहूँगा कि आप आपके इंग्लिश के पेपर बहुत ही पास आ गया है, आपके पास कहे तो एकदम समय नहीं है, आप लग जाइए। मेरा आशा तथा उम्मीद है कि आप बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। मेरी उम्मीद में मैं भगवान से करता हूँ कि आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।